माथे साज गईल दौरा होत बा साँझ के तैयारी, घर यहीं है छठी मैया तो भाग जाई विपदा सारी। नमस्कार दोस्तों, दीपावली का त्यौहार तो हाल ही में बीत चुका है, लेकिन हाँ, दीपावली के ठीक 6 दिन बाद छठ का महापर्व है। इस नाते जो है मन से खुशी प्रसन्नता कम नहीं हो रही है। छठ का महापर्व की अगर मैं बात करूँ तो इसकी महिमा अपरंपार है। बिहार वालों को सबसे अधिक पसंद लिट्टी चोखा होता है, लेकिन लिट्टी चोखे से भी अधिक यदि कुछ पसंद है तो वो छठ का ये महापर्व है। ऐसा लोग कहते हैं कि बिहार वाले जितना अपने जन्मदिन का इंतज़ार नहीं करते हैं जितनी उत्सुकता के साथ, उससे कई गुना अधिक उत्सुकता के साथ वो इस महापर्व का इंतज़ार करते हैं। ये छठ का महापर्व बिहार की आत्मा है। और आप यकीन मानिए, मेरा खुद का अपना अनुभव ये रहा है कि जब हम लोग कोटा राजस्थान में तैयारी करते थे तो वहाँ पर पूरे साल एक ही बार छुट्टी होती थी दीपावली की। तो जहाँ आम बच्चे दीपावली बीत जाने के ठीक बाद उनकी वापसी टिकट होती थी ट्रेन की, वहीं जो उत्तर भारत के बच्चे होते थे यूपी, बिहार, झारखंड के, हम लोगों के ट्रेन की वापसी टिकट छठ बीत जाने के बाद होती थी। और आप यकीन मानिए, यदि आप यूपी, बिहार, झारखंड के रहने वाले हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के घरों से लाइटें अभी भी नहीं उतरी होंगी। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि जब छठ का यह महापर्व बीत जाएगा तब जा कर के वो सारी लाइटें उतारी जाएंगी। आइए दरअसल बात करते हैं इस छठ पर होता क्या है। तो छठ के इस महापर्व पर भारत की ढेर सारी माताएं बहनें एक सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य के समक्ष दोनों हाथ जोड़ करके जल में खड़ी होकर के नतमस्तक होती हैं। ये दरअसल पूरे विश्व को इस बात का संदेश है कि हम भारतीयों के लिए जितना ही पूजनीय, जितना ही महत्वपूर्ण और जितना ही श्रद्धेय उगता हुआ सूरज होता है, उतना ही डूबता हुआ सूरज भी श्रद्धेय होता है, उतना ही पूजनीय डूबता हुआ सूरज भी होता है। दरअसल जब ब्रिटिशर्स अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे तो वो कहते थे कि ब्रिटिश राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता है। आज भी जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनका मानना ये है कि ये जो डूबता हुआ सूरज होता है ये अपशगुन का संकेत होता है, कमजोरी का संकेत होता है। पर हम भारतीय सूर्य का महत्व समझते हैं। हमें पता है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सूर्य की दिशा बदल जाने से, पूरब से पश्चिम हो जाने से और उसका समय बदल जाने से, सुबह से शाम हो जाने से, इससे सूर्य की महिमा कम नहीं होती है। इससे सूर्यदेव की महिमा कम होने वाली है भी नहीं। और यकीन मानिए, जो छठ का त्यौहार है ये बिल्कुल माटी से जुड़ा हुआ और भावनाओं से भरा हुआ त्यौहार है। छठ के त्यौहार को माटी से जुड़ा हुआ कहने का मेरा कारण ये है कि छठ पर जो माताएं बहनें होती हैं वो बेदी बना करके वहाँ पर बैठती हैं और जो गाने गाती हैं वो गाने दरअसल लोक भाषीय गीत होते हैं। जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जो लोक भाषा होती है, उनके गीत होते हैं। ज़्यादातर ये मैथिली और भोजपुरी, मगही, इन भाषाओं में वो गीत गाती हैं। और जो उनका गीत होता है उसके सामने हर गीत फीका पड़ जाता है। ये जो बंद स्टूडियो में ऑटो ट्यून के साथ लोग गाने गाते हैं, ये उसके समक्ष कुछ भी नहीं होता है। और ये जो छठ का त्यौहार होता है ये दरअसल हर व्यक्ति, हर जात का हर व्यक्ति मना सकता है। इस त्यौहार की खासियत ये होती है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं होती है, इसमें कोई पंडित नहीं होता, इसमें कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं होता है। इसमें तो जो गीत होता है वही वैदिक मंत्र से कम नहीं होता है, जो महिलाएं आमतौर पर गाती हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि छठ की महिमा अपरंपार है। तो आइए आखिर अब बात करते हैं कि छठ माता हैं कौन। तो छठ माता को लेकर के लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं, जितनी मुँह उतनी बातें। लेकिन हाँ, मैं पुराणों की बातें करता हूँ। पुराणों में ऐसा अंकित है, ऐसा लिखा हुआ है कि नवरात्र में हम जिन दुर्गा माँ की उपासना करते हैं उन्हीं के 9 रूपों में से एक रूप का माता कात्यायनी का होता है। तो ये कात्यायनी माता ही वास्तव में छठ माता हैं। और कात्यायनी माता को ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। यदि आपने बचपन में टीवी सीरियल्स देखे होंगे भक्ति से रिलेटेड, तो मानस पुत्र या मानस पुत्री आपने खूब सुना होगा। मानस पुत्र या मानस पुत्री का मतलब होता है ऐसा पुत्र या ऐसी पुत्री जिसके जन्म के लिए शारीरिक मेल की आवश्यकता न हुई हो, बल्कि मन की शक्तियों से जिसका जन्म हुआ हो, उसे हम मानस पुत्र या मानस पुत्री कहते हैं। हो सकता है आपने ये बात सुनी मेरे मुँह से तो आपको थोड़ा अटपटी लगे या थोड़ा अजीब लगे यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं। पर हाँ, आप एक बात और भी जानिए कि साइंस अभी ब्रह्मांड का 1% हिस्सा भी नहीं जान पाया है। और ऐसे में किसी बात को बिना किसी एक्सपेरिमेंट के साफ साफ नकार देना ये मूर्खता है। हाँ, आज हम अगर किसी हॉलीवुड फिल्म की कोई फिक्शन की स्टोरी सुनते हैं, उसमें म्यूटेंट्स वगैरह आते हैं तो हम बड़े आसानी से यकीन कर लेते हैं। और अपनी जो है सही बातें, वेदों पुराणों की बातें हमें गलत लगती हैं, और वहाँ हॉलीवुड की फिल्मों की गलत बातें भी हम सही मान लेते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हम अपने आप को दरअसल मॉडर्न दिखाना चाहते हैं, कूल दिखाना चाहते हैं। तो मॉडर्न होना, कूल होना, ये दरअसल कपड़ों का या हेयर स्टाइल का मोहताज नहीं है। आप मॉडर्न सही मायने में तब होंगे जब आपकी सोच आधुनिक होगी। और अगली बात ये है कि अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं
छठ का इतिहास क्या है। तो इतिहास से केवल 2 शख्स सामने उभर कर आते हैं। एक तो माता द्रौपदी, महाभारत काल से माता द्रौपदी, और दूसरे सूर्यपुत्र कर्ण। ऐसा कहा जाता है कि माता द्रौपदी छठ का व्रत किया करती थी और दूसरे स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण। यदि आपको याद हो, यदि आपने लॉकडाउन में देखा हो महाभारत, तो आपको याद होगा कि दुर्योधन सूर्यपुत्र कर्ण को एक देश का राजा बनाता है। उस देश का नाम होता है अंगराज, जिस वजह से आपने खूब सुना होगा भगवान श्री कृष्ण, पितामह भीष्म और भी महाभारत के अन्य लोग सूर्यपुत्र कर्ण को अंगराज कहते हैं, क्योंकि वो अंग देश के राजा होते हैं। उसी अंग देश को आज बिहार में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये जो छठ है वो दरअसल बिहार से ही शुरू हुआ है, फिर धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और आज ये लगभग पूरे भारत में जो ऊपरी हिस्से होते हैं लमसम हर जगह मनाया जाता है। तो ये जो छठ का त्यौहार होता है वो दरअसल एक 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है, यानी ये कुल 4 दिनों में पूरा होता है। पहले दिन को हम नहाए खाए के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो नहाए शब्द है इसका मतलब साफ़ सफाई से है। इस दिन पूरे घर की साफ़ सफाई तो होती ही होती है, साथ साथ में उन बर्तनों को कायदे से साफ़ किया जाता है जिनसे हमें प्रसाद बनाना है। और इस दिन हम सात्विक भोजन खाते हैं। ठीक इसका जो अगला दिन होता है उस दिन वो दोनों प्रसाद बनाए जाते हैं। सबसे मुख्य प्रसाद होता है ठेकुआ। ठेकुआ दरअसल ये एक हम कह सकते हैं कि बेसन, मैदे और गुड़ से बना हुआ होता है। ऐसा कहते हैं लोग कि जितना खस्ता होता है उतना बढ़िया होता है। ये ठेकुए का प्रसाद बहुत मशहूर है। और दूसरा होता है शाम के समय एक लौकी दाल करके एक व्यंजन बनाया जाता है, पकवान बनाया जाता है। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इसको गुड़ वाली खीर भी कहते हैं, जिसको आम भाषा में बखीर कहा जाता है। तो ये कुछ प्रसाद बनाए जाते हैं। तीसरा दिन मुख्य दिन होता है। इस दिन जो माताएं बहनें होती हैं वो निर्जल उपवास करती हैं। सुबह से शाम तक या पूरे दिन जो है जल नहीं पीती हैं और बिना जल की एक भी बूंद किए शाम के वक्त जब वो गीत गाती हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने सुबह से पानी नहीं पी रखा है। होता क्या है दरअसल कि एक बेदी बनाई जाती है। जो गांव देहात में पोखरे होते हैं या जो नदियां होती हैं उनके किनारे बेदी बनाई जाती है चौकोर। उसको आटे के चौके से पूरा जाता है। और ये जो तीसरा दिन होता है ये सबसे मुख्य दिन होता है। इस दिन क्या होता है कि जो माताएं बहनें होती हैं वो दरअसल निर्जल उपवास करती हैं। वो जल की एक बूंद भी नहीं पीती हैं और एक मिट्टी की बेदी बनाई जाती है। ये बेदी दरअसल गांव देहात में पाए जाने वाले जो पोखरे होते हैं उनके किनारे बनती है, जो नदियां होती हैं उनके किनारे बनती है। इस बेदी पर आटे का चौका पूरा जाता है और चारों तरफ इसके गन्ने लगाए जाते हैं, ईंट लगाई जाती है। उसी के ऊपर धोती, गमछा, जो भी हो, साड़ी हो, उसको रखा जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि इस त्यौहार में कोई प्रतिमा नहीं होती है, तो ये जो बेदी है उस पर जो आटे का चौका पूरा हुआ है और ये जो 4 गन्ने हैं उसके ऊपर गमछा, साड़ी जो भी है, यही दरअसल छठ माँ की प्रतिमा है। और वो जो माताएं बहनें निर्जल उपवास करके गीत गाती हैं जिसके सामने अच्छे अच्छे गाने फीके पड़ जाते हैं, यही एक तरह से आप समझ लीजिए कि वैदिक मंत्र हैं। और जो चौथा दिन होता है यानी ठीक इसकी अगली सुबह बिल्कुल भोर में सूर्योदय से पहले, यानी एक पहर बाकी रहता है अंधेरे का, उसी समय लोग उस बेदी पर पहुंचते हैं और फिर वही गीत गाते हैं और सूर्योदय का इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह से कुल 4 दिनों में छठ का त्यौहार पूरा होता है। और मैं दरअसल उन लोगों को नहीं समझा रहा हूँ जो लोग गांव देहात से जुड़े हुए हैं, जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। मेरा मतलब संकेत उन लोगों की तरफ है जो लोग पढ़ाई लिखाई के चक्कर में या फिर कुछ पैसे कमाने के चक्कर में अपना गांव देहात छोड़ करके बाहर रहने लगते हैं और छठ जैसे त्यौहार पर भी नहीं आते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ आप छठ के त्यौहार पर अपने गांव ज़रूर जाइए, क्योंकि ये दरअसल इसमें आपकी मिट्टी भी आवाज़ देती है, इसमें आपकी माँ भी आवाज़ देती है। तो आपको आपके घर ज़रूर जाना चाहिए। और दरअसल हर त्यौहार को मनाने के पीछे, भारतवर्ष में सनातन धर्म में जितने भी त्यौहार होते हैं उनको मनाने के पीछे कुछ न कुछ साइंटिफिक कारण होते हैं, वैज्ञानिक कारण होते हैं। वो सारे त्यौहार एक लॉजिकल अप्रोच के तहत मनाए जाते हैं। ठीक उसी तरह छठ में भी कुछ साइंटिफिक रीज़न है। तो फिर यदि हम साइंटिफिक रीजन्स या फिर उन वैज्ञानिक कारणों की बात करते हैं जो छठ के पीछे हैं,
तो सबसे पहला कारण तो ये है कि फास्टिंग यानी व्रत का रखना। दरअसल दीपावली के आसपास हम इतनी सारी मिठाइयाँ खा लेते हैं कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, डिटॉक्सीफाई करने की आवश्यकता होती है। और उस डिटॉक्सीफाई करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है व्रत का रखना। तो पहला साइंटिफिक रीज़न ये रहा। दूसरा ये रहा कि आप सोचिए, जो माताएं बहनें अर्घ देती हैं सूर्य के समक्ष, ये बात आपको भी पता है कि सुबह जो सूर्य की रोशनी होती है वो शरीर के लिए कितनी अधिक फ़ायदेमंद होती है, बिल्कुल सुबह सुबह की। तो जो माताएं बहनें जल में खड़े होकर के, और वो जल भी लगभग ठंडी का सीजन स्टार्ट होने वाला रहता है तो बड़ा ठंडा रहता है, और उस समय अर्घ देना, ये दरअसल आपकी बॉडी की जो सोलर बायो एनर्जी है उसको बढ़ाती है, और ये कुछ बंद पड़े न्यूरॉन्स को भी एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होती है। तीसरा चीज़ ये है कि जो फूड्स वगैरह आप इस त्यौहार में खाते हैं वो दरअसल एक कंप्लीट पैकेज है न्यूट्रिएंट्स के, वाइटामिन्स के, मिनरल्स के, और आयरन वगैरह की जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो सब फुलफ़िल होती है। वाइटामिन दो तरह के होते हैं, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल दरअसल वे वाइटामिन्स होते हैं जिन्हें हमारा शरीर बना नहीं पाता है, जिन्हें आवश्यकता है बाहर से लेने की, उन्हें लेना ही है, तो इस वजह से उनको एसेंशियल कहा गया है। तो इन्हीं के साथ वैसे क्या है कि छठ पर दरअसल जितना बोला जाए उतना कम है, एक आधे घंटे का लेक्चर भी कम पड़ जाएगा। मैंने कोशिश की है जो कुछ दो चार मुख्य बातें वो आपके सामने रखी हैं, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।